Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will continue chapter number 2. आज हम chapter number 2 को कंटिन्यू रखते हुए पेज नंबर 10 को रीड करेंगे. So you open your book at page number 10. देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, आज हम स्वरों की मात्राओं के बारे में जानेंगे अपने मूल रूप में. जैसे आज, इत्र, ओज शब्दों में आ, ई, ओ अपने मूल रूप में है, तो इन्हें क्या कहते हैं, मूल रूप. ठीक है, मात्रा के रूप में जैसे चाबी शब्द में आ व ई स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, है ना. व्यंजन के साथ स्वर का जो मिला हुआ रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं. स्वरों की मात्रा इस प्रकार है. जैसे स्वर देखिए, अ, तो अ स्वर की मात्रा नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तो प्रत्येक व्यंजन में लगा होता है. आ स्वर की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं. ई की मात्रा को हम आगे की तरफ से लगाते हैं. बड़ी ई की मात्रा, उ की मात्रा को ऐसे, बड़े उ की मात्रा को पीछे की तरफ लिखते हैं. री की मात्रा को वर्ण के नीचे लगाते हैं. ए की मात्रा वर्ण के ऊपर. ठीक है, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा. अब देखो अयोगवाह क्या होते हैं. स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और भी हैं. अंग को हम अंग, अह और ऐ, अंग, अ और अह, इनका तालमेल न तो स्वर से है और न ही व्यंजनों से. ये अयोगवाह कहलाते हैं. इन स्वरों के साथ प्रयुक्त होने से व्यंजन भी नहीं बन पाते और स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जा सकते. विसर्ग देखिए, विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है. विसर्ग कब आता है? स्वर के बाद. ठीक है, यह व्यंजन है तथा इनका उच्चारण ह की तरह होता है. संस्कृत में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है, हिंदी में इसका अभाव होता जा रहा है. अ की मात्रा पृथक रूप से नहीं होती. व्यंजनों के नीचे हलंत का न होना ही इसका बोधक माना जाता है. 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी का ओ ध्वनि वाले शब्दों का भी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है. ओ की ध्वनि आ और ओ के बीच की होती है, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस आदि. देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं. अर्थात व्यंजनों का स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता. इनका उच्चारण करते समय श्वास मुख विवर के कंठ, तालु आदि स्थानों पर अवरुद्ध होती है. हवा जब निकलती है तो कभी वो कंठ के वहाँ पे रुकती है, कभी तालु के यहाँ पे रुकती है ना, जिससे मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा पहुंचती है. मतलब देखो, स्वर को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना रुके बाहर निकलती है. बट जब भी हम व्यंजन को बोलते हैं तो हमारी मुंह से जो हवा निकलती है वो कुछ रुक कर निकलती है. जैसे देखो क, अच्छा क वर्ग क्या होता है? क से ड तक की लाइन को हम बोलते हैं क वर्ग. आगे का वर्ण ले लेते हैं और उसको वर्ग में वर्ग लगा देते हैं. उसके च वर्ग में च की पूरी लाइन आएगी, 5 वर्ण. ट वर्ग में ट की पूरी लाइन, त वर्ग में त की पूरी लाइन, प वर्ग में प की पूरी लाइन आती है. अंतस्थ 4 होते हैं, य, र, ल और व. उष्म भी 4 होते हैं, श, श, स और ह. संयुक्त मतलब 2 अक्षरों से मिलके बने हुए है ना. क्ष किससे मिलके बना हुआ है? आधा क और पूरा श. त्र किससे मिलके बना है? आधा त और पूरा र. ज्ञ किससे मिलके बना हुआ है? आधा ज और पूरा य. श किससे मिलके बना है? आधा श और पूरा र. ये भी 4 होते हैं संयुक्त भी. अन्य ड और ढ. हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं. संयुक्त व्यंजन तथा अन्य को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है. विशेष सभी व्यंजनों में अस्वर मिला रहता है. व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वर की ही सहायता से होता है, किंतु लिखते समय हम स्वर रहित व्यंजन लिख सकते हैं. जैसे हमें आधा म लिखना है तो म के हलंत लगा के अ लिख देंगे, तो ये क्या हो गया? आधा म. ठीक है,
व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनको निम्नलिखित तालिका के द्वारा स्पष्ट किया गया है। जैसे कंठ से क्या क्या बोले जाएंगे, स्वर तो बोले जाते हैं कंठ से अ और आ, ठीक है। और व्यंजन बोले जाते हैं क वर्ग। क वर्ग समझ गए, क ख ग घ ड़ और ह। क ख ग घ ड़ क वर्ग और ह। और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं तो इनको कंठ्य बोलते हैं। तालु से बोले जाएंगे ई, च छ ज झ य और श, ये होते हैं तालव्य। मूर्धा से बोले जाते हैं री, ट ठ ड ढ ण र श ड ढ, ये है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब मुंह के ऊपर जो ये होता है ना, तालवा है ना, तालवा क्या बोलेंगे इसको, मुंह के ऊपर का भाग, मसूड़ों के ठीक पीछे का भाग। दांत देखिए त थ द ध न और ल और स, ये बोले जाते हैं दंत से। ओष्ठ मतलब होठ से बोले जाएगा ऊ स्वर। और प फ ब भ म व्यंजन, इनको बोलेंगे कंठ। औष्ठ्य कंठ और तालु से बोले जाते ए ऐ, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं ओ। कंठ और तालु से ए ऐ को बोलते हैं तो इनको बोलते हैं कंठ तालव्य। कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं ओ तो इनको बोलते हैं कंठोष्ठ्य। दांत और होठ से बोलते हैं व, इसलिए उनको बोलते हैं दंतोष्ठ्य। मुख और नासिका मतलब मुंह नाक की सहायता से बोले जाते हैं अनुस्वार, इन्हें बोलते हैं अनुनासिक। देखिए न ल और स का उच्चारण अब वस्तुतः दांत से न होकर दांत और मसूड़े के बीच के भाग से होता है। इन्हें अब वतर्य भी कहा जाने लगा है। वर्गों के पंचम वर्णों जैसे ड य अण न तथा म के उच्चारण में इनके अपने अपने स्थानों के अतिरिक्त नासिका की सहायता ली जाती है, अतः इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, प्राण या श्वास के आधार पे यहाँ से हम कल रीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू रीड इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।